चैप्टर नंबर 16 के अंदर हार्डली आपके जो है टोटल 4 टॉपिक्स हैं, जिसके अंदर जो फर्स्ट टॉपिक आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये जो रेड्यूस सिलेबस है उसका हिस्सा भी है। ठीक है जी। तो आज हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है इससे स्टार्ट करना है। हाँ जी, अब क्लियर है बात। अच्छा, अब जो है वो जर्नली क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अगर आप रिकॉल करें चैप्टर नंबर आपका 9 था, जहाँ पर हमने ये फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। लेकिन आपका एक साइंटिस्ट जिसका नाम हर्ट्स था, ठीक है, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट क्या था कि उसने जो है वो मेटल कंडक्टर्स को, वायर को, दो बॉल्स जो थी उनको उसने हाई वोल्टेज अप्लाई किया। उस हाई वोल्टेज अप्लाई होने की वजह से उसके जो दो एंड थे ना वो कनेक्टेड नहीं थे। जैसे ये वाला एंड जो है, लास्ट एंड जो होता है आपका, जो दो एंड थे वो कनेक्टेड नहीं थे। इस तरह की सिचुएशन थी, इस तरह के दो एंड जुड़ रहे थे। जब इसने हाई वोल्टेज अप्लाई किया तो यहाँ पर ना स्पार्क क्रिएट हुआ, जैसे बिजली कड़कती है ना आसमान पे, ऐसे बिल्कुल इस तरह बिजली कड़क के स्पार्क क्रिएट हो। उस स्पार्क की वजह से स्पेस के अंदर कुछ वेव्स जनरेट हो गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट हुआ। वो वेव्स ट्रेवल्स करने लगी उस स्पेस में। और उसने ऐसा ही एक सिस्टम दूसरी तरफ बनाया, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल सेम सिस्टम। जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहाँ तक पहुँची, इसके पास पहुँची, तो यहाँ पर मौजूद एक एलईडी जो है वो ग्लो कर गई। बीच में कोई भी चीज़ मौजूद नहीं थी, विदाउट एनी मीडियम ट्रैवल कर गई। आपका चैप्टर नंबर 16 है बिल्कुल। अब जो है इससे एक बात समझ में आई हमें। क्या बात समझ में आई? कि भैया एक ख़ास किस्म की रेडिएशन जो है वो ट्रांसमिट कर सकती हैं किसी भी सोर्स से, एक हाई वोल्टेज सोर्स से, और दूसरे एंड के ऊपर वो रिसीव कर सकती है। आज का जो जदीद दौर है, अगर इसके अंदर हम इसको ऑब्ज़र्व करेंगे क्या है, तो आपका जो वाईफाई हो गया, आपका जो रेडियो स्टेशन हो गया, आपका जो टेलीफोन हो गया, आप जो डिटेक्टर से गुजरते हैं, ये सारी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही होती हैं जो कैप्चर करती हैं। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो ट्रांसमीटर और रिसीवर का जब सिलसिला शुरू हुआ कि हम एक जगह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ट्रांसमिट कर सकते हैं और किसी भी एंड पे उसको रिसीव कर सकते हैं, तो यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपकी क्या होती हैं? हम जिस बात को ऑब्जर्व कर चुके हैं वो दो कॉमन बातें हैं जो हमने चैप्टर नंबर 14 के अंदर ऑब्जर्व करी। क्या थी? नंबर 1, फैराडे ने डिस्कवर किया था द वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि हम मैग्नेटिक फील्ड से कौन सी फील्ड क्रिएट कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। ये माइकल फैराडे ने डिस्कवर किया था। जबकि मैक्सवेल ने प्रूव किया था कि वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड से हम वापस क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि तभी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इस चैप्टर का नाम था, कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को आपस में रिलेट करवा रहे थे। ठीक है। तो यहाँ पर हमारी समझ में ये बात आई कि भैया, कि अगर ऐसा है तो सच मूविंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम इस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को मूव करवाएं, और इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को मूव करवाने के लिए हमें सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाएं, क्योंकि आपको मालूम है कि जब पॉजिटिव चार्ज मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसके साथ मूव करेगी, लेकिन जब ये मूव करता है तो ये मैग्नेट भी बन जाता है। तो जब ये मैग्नेट बन जाता है तो इसके साथ क्या चीज़ मूव करने लगेगी? मैग्नेटिक फील्ड भी मूव करेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इलेक्ट्रिक जो चार्ज है उसको मूव करवाऊंगा तो एक्चुअल में मैं सच अ मूविंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज के अराउंड क्रिएट होगी। जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होती हैं ये हमेशा, जिसकी हम बात करें, हमेशा परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे से। मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस, और अब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है ये उस मीडियम से निकल के बाहर चली जाती है। जैसे आपका एंटीना है ना, एंटीने से आपकी जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होगी, इस तरह हाई वोल्टेज एंटीने को प्रोवाइड करेंगे, उसकी वजह से एंटीने में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो निकल के बाहर चली जाएंगी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं वो आपस में क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, जिसके अंदर एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब जब ये स्पेस में ट्रैवल कर जाएंगी तो स्पेस के अंदर बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड देयर डायरेक्शन रिवर्स टुगेदर विद ईच साइकिल। डायरेक्शन रिवर्स टुगेदर विद ईच साइकिल का मतलब ये है कि सपोज करें कि ये मेरे पास पॉजिटिव साइकिल है किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये मेरे पास पॉजिटिव साइकिल होगी किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। और दोनों में एंगल कितना देखा होगा? 90 डिग्री का होगा। फिर नेगेटिव साइकिल आएगी उसकी, तो इसकी भी फिर नेगेटिव साइकिल आएगी उसके रेस्पेक्ट से।
यानी कि दोनों इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक साथ जो है वो डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे। एज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कैन एग्जिस्ट इन वैक्यूम, अच्छा ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं। देयरफॉर नो मीडियम इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट एनर्जी बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसीलिए कहते हैं कि किसी भी किस्म की मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती इन ट्रैवल के दौरान। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो वाईफाई का राउटर है वो हमारे घरों में जो पहुंच रहा है वो एक्चुअल में क्या है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू ही सिग्नल हमें दे रहा है। मोबाइल फ़ोन के जो टावर्स लगे हुए हैं वो भी यही काम कर रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन के टावर्स, अच्छा आवाज़ पहुँचता, डिफ़ॉल्ट चेंज माइक्रोफोन हाई, ठीक है जी। अब क्लियर है आवाज़, थोड़ी बेहतर हुई। अच्छा जी, अब क्या हुआ कि ये जब स्पेस में प्रोपोगेट कर गई, स्पेस के अंदर निकल गई, तब स्पेस के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने लग जाती है, ठीक है। और जहाँ पर भी एक जगह से अगर ट्रांसमिट हो रही है तो दूसरी तरफ अगर रिसीवर लगा हो तो रिसीवर उसको रिसीव कर लेता है। लेकिन मसला ये है, मसला सिर्फ और सिर्फ ये आ रहा है अभी भी सर कर रही है, क्यों कर रही है ये 90 डिग्री वेव्स के दरमियान नेचुरल एंगल है। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोपोगेट होती है हमेशा 90 डिग्री होती है। हेलो, हाँ जी, अब कुछ बेहतर है आवाज़ या अभी भी वही हाल है सर, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, ऐसा क्या हो गया आज आवाज़ ही नहीं आ रही। ठीक है आवाज़ अब ठीक है, चलो गुड। अच्छा जी, अब जो है हम क्या करने के लिए जाते हैं कि हम मज़ीद इसको अगर ऑब्ज़र्व करें इस थ्योरी को, तो एक्चुअल में जो आपका जेम्स क्लार्क था उसने क्या करा था, मैक्सवेल, इसने ये जो चार्ज है ना इनको मूव करवाया था। जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है, अगर नेगेटिव और पॉजिटिव इस तरह मूव करने लगा, अप एंड डाउन मूव करने लग जाए, तो इनके अप एंड डाउन मूव करने से क्या होगा, ऑसिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी और उसी के रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होगी। अब जो है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो इस तरह मूव कर रही होंगी तो ये स्पेस के अंदर क्या भेज देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भेज देंगे, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रैवल करेगी और जब भी रिसीवर पर वो रिसीव होगी तो आपको क्या मिलेगा, उसका सिग्नल मिलेगा और उसकी मदद से आप कोई भी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। ठीक है, अब तो सही है ना। अच्छा, अब हम अगर बात करने के लिए जा रहे हैं इस स्पीड की कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्पीड क्या होगी, तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्चुअल में तो लाइट है ना, लाइट के जो बैंड होता है उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, उसके अंदर विजिबल लाइट होती है, इंफ्रारेड होती है, अल्ट्रावायलेट होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ही होनी चाहिए, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। लेकिन ये कैलकुलेट करी थी आपके मैक्सवेल ने, बहुत कॉम्प्लिकेटेड पूरी इसकी डेरिवेशन थी, इसकी मदद से कैलकुलेट करी थी। लेकिन हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं है, हम सिर्फ इसके फाइनल फार्मूले को देखते हैं। तो उसने एट द एंड फार्मूला जो ड्राइव करके दिया था तो वेलोसिटी बराबर होगी 1/√, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कांस्टेंट था एप्सिलॉन नॉट, और मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड का कांस्टेंट था म्यू नॉट, यानी कि परमिएबिलिटी ऑफ अ फ्री स्पेस और परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस। मैग्नेटिक फील्ड की परमिएबिलिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए परमिटिविटी है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे कि तो कैसे सॉल्व करेंगे, आप सबसे पहले वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर आपको याद हो 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12, और म्यू नॉट की वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए, चैप्टर नंबर 14 है ये आपका, 4 पाई एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7। जब आप इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली यही आंसर आएगा, 2.99 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो एक्चुअल में लाइट से रिलेट करती है, लाइट के स्पेक्ट्रम में आती है। जी चैप्टर नंबर 16 शुरू हो गया, तो इसका जो आंसर आएगा वो स्पीड ऑफ लाइट ही आएगा, और सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करती है। हाँ बिल्कुल, जब आंसर आए तो उसको सी कह दिया, सी जो है वो सिंबल है स्पीड ऑफ लाइट का। तो एक्चुअल में जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बराबर होगी स्पीड ऑफ लाइट के, क्योंकि लाइट भी आपका क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही होती है। ठीक है जी। अब इस रेडिएशन को जब हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ आपसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो ट्रांसफ़र करें, यानी कि जो है वो जो लेट्स सपोज हम सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं तो दूसरे एंड पे वो रिसीव होगा, तो हम चाहेंगे जैसा हम भेज रहे हैं वैसा उस तरफ रिसीव हो। ये फिनोमेना कुछ इस तरह का है, जैसा हम चाहेंगे उस तरह रिसीव हो। देखो होता ये है जनरली जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो ये है कि ये मेरे पास अगर माइक है,
कॉमन सी मिसाल देता हूँ, ये माइक है। ये माइक का काम क्या है? इस माइक का काम ये है कि ये जो है वो कन्वर्ट करेगा मेरे साउंड को, साउंड एनर्जी को कन्वर्ट करेगा कौन सी एनर्जी में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो मेरे सिस्टम में जाएगी। ठीक है, अब सिस्टम में जाने के बाद वो जाएगी स्पीकर्स को। ठीक है, और स्पीकर क्या करेगा? वो जो मैंने साउंड एनर्जी दी है उसको वापसी मुझे यहाँ पे देगा, साउंड एनर्जी। लेकिन स्पीकर जो है वो लाउड इसको स्पीकर बढ़ा के देगा, तो सिस्टम के अंदर एक एम्पलीफायर लगा हुआ होगा जो ये सब कर रहा होगा, सारी चीज़ें मौजूद होगी। तो एक्चुअल में मैंने जो अपना साउंड है उसको हैवी स्पीड ट्रैवल करवाने के लिए मैंने उसको माइक से गुजारा, माइक ने उसको किस में कन्वर्ट करा? उसको एम्पलीफाई करा सिस्टम ने, एम्पलीफाई करने के बाद स्पीकर को दिया और स्पीकर ने क्या करा? उसको मजीद साउंड को मुझे आगे ट्रांसफ़र करा। तो अगर मैं आपसे कहूँ सर वो वैल्यूज़ उतारनी, हाँ वो स्क्रीन में शो करता है। तो अब अगर मैं आपसे दोबारा कहूँ, लेट्स सपोज कि जो है मुझे एक इंफॉर्मेशन ट्रैवल करनी है। ठीक है, मुझे जो है यहाँ से ये, मुझे यहाँ से यहाँ को इन्फॉर्मेशन भेजनी है। ठीक है, तो जो भी आप इन्फॉर्मेशन भेजेंगे उसका कोई ना कोई ज़रिया होगा। ठीक है, ज़रिए से मुराद ये, फॉर एग्जांपल पहले ज़माने में लोग कबूतरों के ज़रिए इन्फॉर्मेशन भेजते थे, घोड़ों पे जा जाके इन्फॉर्मेशन भेजते थे। अब जो है वो आपका फिर TCS आ गया, फिर आपका जो है वो डाकिया आ गया, अब आपके व्हाट्सएप मोबाइल फ़ोन आ गए, तो इतनी चीज़ें जदीद तरक्की कर रहे हैं। लेकिन इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए हमेशा याद रखो एक कैरियर ज़रूर रिक्वायर्ड होता है। विदाउट द कैरियर आप अपना सिग्नल नहीं भेज सकते हैं। कोई भी सिग्नल अगर आप भेजना चाह रहे हैं तो आपको कैरियर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर भेजना चाह रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, तो जो डाकिया होगा वो मेरा कैरियर बन जाएगा, और मेरा जो ख़त होगा जो मैं भेजना चाह रहा हूँ वो मेरा एक्चुअल में सिग्नल होगा। तो हमेशा जो भी चीज़ कहीं पर ट्रैवल करती है दुनिया में, कोई भी चीज़, तो वो दो हिस्सों में ट्रैवल करती है। एक होती है उसका कैरियर और दूसरा होता है उसका सिग्नल। कैरियर आपका क्या होगा? जो लेके जाएगा, उसे कैरी करेगा। और सिग्नल क्या होगा? जो एक्चुअल में इंफॉर्मेशन आप शेयर करना चाह रहे हैं। ये तो मैंने आपको कॉमन सी एग्जांपल बता दी। जो भी भेज दो वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन जनरली जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रैवल करती है। ठीक है ना, कैरियर और सिग्नल के थ्रू। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि एक जो एंटीना है उस एंटीने में से सिग्नल निकलते, मतलब जो आपका टीवी स्टेशन है ना, टीवी स्टेशन, उस टीवी स्टेशन के ऊपर एक बड़ा सा एंटीना लगा हुआ, उसमें से सिग्नल निकल, आपके घर के अंदर एक एंटीना लगा हुआ है, वो सिग्नल को रिसीव कर रहा है, ये ट्रांसमिट कर रहा है, वो रिसीव कर रहा है और आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। लेकिन TCS TCS के ज़रिए जाएगा, और आजकल तो एमओजीज आ गए वो भेज दो। अच्छा, अब जनरली अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो सिग्नल्स आपका ट्रैवल कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा है, तो इसमें भी तो ये सारी चीज़ें होंगी कि वहाँ पे डिटेक्शन कैसे होगी, डिटेक्ट कैसे करेगा कि भाई इसी ने सिग्नल भेजा है, यानी कि हम जो फ़ोन कॉल्स करते हैं वो सारी चीज़ कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए ना हम मॉड्यूलेशन करते हैं। मॉड्यूलेशन के बगैर कोई भी सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर सकता। मतलब जैसे स्पीकर के अंदर माइक है ना, माइक से मैंने बोला तो माइक को डायरेक्ट स्पीकर से कनेक्ट नहीं करते, माइक के बीच में एक एम्पलीफायर होता है जो उसको मॉड्यूलेट करता है, बढ़ाता है, कम करता है, जो अपने हिसाब से एडजस्ट करता है और फिर आगे स्पीकर को देता है। इसी तरह यहाँ पर भी सेम फिनोमेना है कि अगर मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह भेजनी है तो मुझे उसकी मॉड्यूलेशन करनी होगी, और मॉड्यूलेशन करने के लिए मेरे पास मेथड्स होंगे, टेक्निक्स होंगे मॉड्यूलेशन की, कि किस तरह मैं भेजना चाह रहा हूँ। तो मॉड्यूलेशन कहते हैं, एक्चुअली मॉडिफिकेशन से निकला है ना, मॉडिफिकेशन करनी। तो मॉड्यूलेशन कहते हैं कि अगर मेरे पास एक, ये मेरे पास मेन सिग्नल है, मुझे इसको ट्रांसमिट करना है, मुझे इसको भेजना है, ये एक सिग्नल है हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज का एक सिग्नल है जो मुझे इस एंटीने से इस एंटीने तक भेजना है, टीवी स्टेशन से यहाँ तक भेजना है। तो मैं एक कैरियर वेव डिज़ाइन कर रहा हूँ। जो कैरियर वेव बनाई जाएगी उसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, दो पॉसिबिलिटीज़ ये हैं, उसके अंदर हम एम्पलीट्यूड की मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, या फिर फ्रीक्वेंसी की मॉड्यूलेशन कर सकते हैं। या तो एम्पलीट्यूड को मॉडिफाई करके आप सिग्नल को भेज दो, या फिर आप फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करके आप अपने सिग्नल को भेज दो। ठीक है, अच्छा एम्पलीट्यूड की मॉडिफिकेशन क्या होगी? फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक वेव दी, ये मैंने आपको दिया, ये मेरा कैरियर है। ठीक है, देखो उसकी फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है, इसी तरह मतलब कम ज़्यादा नहीं हो रही, अगर आपको लगे कम ज़्यादा हो रही है तो आप समझे कि एक ही है, वैसे तो हो रही है। लेकिन सपोज करें वेव जो है वो उसकी एम्पलीट्यूड भी सेम है, ठीक है, और इसका जो लेट्स सपोज करो जो इसकी फ्रीक्वेंसी वो भी सेम है, दोनों चीज़ें सेम है। अब मैंने इसको इस सिग्नल को दे दिया, ठीक है, कैरियर बन गया और ये आपका सिग्नल बन गया, सिग्नल को दे दिया।
तो अब इसके अंदर मैंने कर दी एम्पलीट्यूड की मॉडिफिकेशन। एम्पलीट्यूड की मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द सिग्नल कर दी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एम्पलीट्यूड इतना रखा, ठीक है, यहाँ पर इतना रखा, यहाँ पर इतना, यहाँ पर एम्पलीट्यूड 0 हो गया, फिर यहाँ पर एम्पलीट्यूड इस तरह। तो देखो ये जो वेव थी जिसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट था, जब ये सिग्नल को मिली तो इसके एम्पलीट्यूड के अंदर वेरिएशन आ गया। मैंने एडजस्टमेंट किस लिहाज से करी, एम्पलीट्यूड के लिहाज से करी। तो जब ये सिग्नल से मैच हुई, यानी कि जब आपकी सिग्नल फ्रीक्वेंसी मैच हो गई आपकी कैरियर फ्रीक्वेंसी से, दोनों एडअप हुई, तो मॉडिफिकेशन किस चीज़ की नज़र आ रही है, देखो एम्पलीट्यूड की नज़र आ रही है। फ्रीक्वेंसी वही है, 1 2 3 वेव अगर आ रही है तो 1 2 3 वेव ही आ रही है, लेकिन ये 3 वेव के अंदर एक वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ा हुआ है, एक का कम है और दूसरे का कम है और फिर 0 हो रहा है, फिर दोबारा एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है और कम हो रहा है। तो इस किस्म के मॉडिफिकेशन को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का हो सकता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर हम क्या करते हैं, अगर मेरे पास ये सिग्नल है, ठीक है, और ये मेरे पास वेव है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर हम फ्रीक्वेंसी को कम या ज़्यादा करते हैं। तो जब ये दोनों आपस में मीटअप होते हैं, सिग्नल आपका और आपका लेट्स सपोज जो कैरियर है, जब ये फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर और फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल जब मिलती है तो मॉड्यूलेशन जो आती है वो फ्रीक्वेंसी में आती है। फ्रीक्वेंसी की मॉड्यूलेशन का पता कैसे चलेगा कि देखो अगर ये वेव नॉर्मल है इसका मतलब कोई मॉड्यूलेशन नहीं हुई, जैसी ये है वैसी है तो कोई मॉड्यूलेशन नहीं है। इसके बाद ये बहुत ज़्यादा करीब हो जाती है, बहुत ज़्यादा वेव करीब होती है, अच्छा एम्पलीट्यूड सेम है, एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा, ठीक है, एम्पलीट्यूड इतना ही रहेगा, ठीक है। अब जब ये बहुत ज़्यादा करीब होगा इसका मतलब ये है कि इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया। अब ये बहुत ज़्यादा दूर हो गए, इसका एम्पलीट्यूड कम हो गया। तो इसी तरह हम सिग्नल को आगे भेजते हैं, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, कम होगा, नॉर्मल हो जाएगा, बढ़ेगा, कम होगा, नॉर्मल हो जाएगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा और रिमेन्स कांस्टेंट होगा। इस तरह जो है वो हमारा जो सिग्नल है वो अपनी कैरियर से मिलेगा, मिक्सिंग इन दोनों की होगी और एक नई वेव जनरेट होगी और वो हम भेजेंगे। जब वो दूसरी तरफ जाएगी ना तो वहाँ पर जो सिस्टम लगा हुआ होगा वो भी इसी के हिसाब से उसको देखेगा। उस वाले सिस्टम में भी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का मॉड्यूल लगा हुआ होगा रिसीवर के अंदर, तो वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वाली चीज़ को ही डिटेक्ट करेगा, एम्पलीट्यूड मॉडिफिकेशन वाली चीज़ को आएगा वो डिटेक्ट ही नहीं करेगा। तो इसीलिए चीज़ें फिर मैचअप होना शुरू होंगी। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कर सकते हैं या फिर हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं दोनों ही मैंने आपको बता दिए, लेकिन अगर आप इसको ऑब्जर्व करें मॉड्यूलेशन को, तो मॉड्यूलेशन हमारा क्या है, सबसे पहले अगर मॉड्यूलेशन की हम बेसिक बात करें तो मॉड्यूलेशन है, मॉड्यूलेशन इज अ टेक्निक बाय विच सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कैरियर वेव आर वेरीड विद द टाइम इन अकॉर्डेंस विद द मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेशन सिग्नल। जो मॉड्यूलेशन सिग्नल होता है, वो जो सिग्नल हम भेज रहे होते हैं और जो हमारी कैरियर वेव होती है उसकी कोई ना कोई करेक्टरिस्टिक, कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक होती है वेव की, वेव की करेक्टरिस्टिक होती है एम्पलीट्यूड, वेव की करेक्टरिस्टिक होती है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। लेकिन वेवलेंथ आपके टॉपिक का हिस्सा नहीं है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी। इन दो चीज़ों को हम करेक्टरिस्टिक ऑफ वेव कह रहे हैं। किसकी, कैरियर वेव की करेक्टरिस्टिक कौन कौन सी हो गई, एम्पलीट्यूड उसकी करेक्टरिस्टिक है, फ्रीक्वेंसी की उसकी करेक्टरिस्टिक है। एम्पलीट्यूड से हमें पता चलता है ना वेव कितनी हाई है, फ्रीक्वेंसी से पता चलता है कितनी वो जो है वो श्रिल है, ठीक है ना। तो ये दोनों इसकी करेक्टरिस्टिक है। अब उसकी फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड को कैरियर वेव की हम वेरीड करते हैं, वेरीड मतलब चेंज करते हैं, कम ज़्यादा करते हैं। चैप्टर नंबर 16 चल रहा है बेटा ये, कम ज़्यादा करते हैं विद अकॉर्डेंस टू टाइम, टाइम के लिहाज से और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के लिहाज से। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मॉड्यूलेशन। और इसके अलावा दूसरा क्या आसान सा इसकी डेफिनेशन होगी, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग ऑडियो फ्रीक्वेंसी ए एफ टू अ रेडियो फ्रीक्वेंसी आर एफ वेव टू अकम्प्लिश ट्रांसलेशन इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। मतलब कि हम ट्रांसमिट कर सकें, ट्रांसलेट कर सकें, भेज सकें। ट्रांसलेशन या बेसिकली मतलब ये है कि उसको कहीं दूसरी जगह रीड आउट किया जा सके, तो उसको हम कहेंगे मॉड्यूलेशन। द हायर फ्रीक्वेंसी वेव हैविंग कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड द फिक्स फ्रीक्वेंसी आर कॉल्ड कैरियर वेव। वो जो भी वेव जिसकी फिक्स फ्रीक्वेंसी होगी ना, हम उसको कैरियर वेव का नाम देते हैं, ठीक है जी। अच्छा, टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन के अंदर हमारे पास दो टाइप की मॉड्यूलेशन है। नंबर 1 एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और नंबर 2 फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। दोनों बातें मैं आपको बता चुका हूँ, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, लेकिन एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होगा, जो हमारी इन्फॉर्मेशन होगी ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, यानी कि जो चीज़ मैं भेजना चाह रहा हूँ, मेरा ख़त, मेरा लेटर, इस सुपर इम्पोज ऑन अ कैरियर वेव, जो कि सुपर इम्पोज किया जाएगा कैरियर वेव, मतलब कैरियर में बिठा के उसको भेजा जाएगा। और लॉन्ग, मीडियम और शॉर्ट रेडियो वेव्स, जिसको हम शॉर्ट रेडियो वेव्स भी कहते हैं, यानी कि जिसके अंदर उसको भेजा जाएगा एक जगह से दूसरी जगह ऑफ अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी चेंजिंग इट्स एम्पलीट्यूड इन अ वे दैट अलाउज द इन्फॉर्मेशन टू बी ट्रांसमिटेड। तो उसके ड्यूरेशन में जब वो दोनों मिक्स होंगे तो जो मॉड्यूलेशन होगी वो एम्पलीट्यूड का चेंज होगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है इसका एम्पलीट्यूड देखो यहाँ पर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मान लो इस वेव का जो एम्पलीट्यूड है
हाफ को अगर मैं काउंट करूँ, सब करो 5 मीटर है, तो सब जगह पे 5 मीटर ही है। ये वेव का एम्पलीट्यूड सब जगह पे कितना है, 5 मीटर ही है। ठीक है, 5 मीटर की एक वेव है इसका एम्पलीट्यूड। लेकिन जब ये अपने मॉड्यूलेटिंग वेव सिग्नल से मिली, तो इस वेव के अंदर चेंज ये आया कि कहीं पर इसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा हो गया, कहीं पर इसका एम्पलीट्यूड बहुत कम हो गया, और ग्रेजुअली बिल्कुल जीरो से करीब होता हुआ फिर दोबारा से इंक्रीज हुआ। और फिर तो आप देखो इसका मुसलसल एम्पलीट्यूड के अंदर चेंज आ रहा है, किसकी, कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड में मुसलसल चेंज हो रहा है, जब वो किससे मिल रही है, सिग्नल, जो सिग्नल उसको हम दे रहे हैं उससे मिल रही है। तो दिस टाइप मॉड्यूलेशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अच्छा, दूसरी तरफ देखें, जो कि हम बात कर रहे थे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की। इन अ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन द कैरियर वेव फ्रीक्वेंसी इज वेरीड। किस चीज़ को चेंज किया जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज किया जाता है, जबकि एम्पलीट्यूड को चेंज नहीं किया जाता। अच्छा, यहाँ पर इतना इन्होंने कोई खास डायग्राम अच्छा एक्सप्लेन नहीं किया, डायग्राम सही नहीं है, मीन्स कि ये जो थर्ड वाली डायग्राम है इतनी परफेक्ट नहीं है, मैं आपको उसको सही से बना के दिखाता हूँ। लेकिन एक्चुअल में ये आपके पास है मॉड्यूलेटिंग वेव और ये आपके पास कैरियर वेव। ठीक है, इस बार क्या होगा, ये जो एम्पलीट्यूड है इतना ही रहेगा, तो मैं इसी के आगे बनाऊंगा, ये एम्पलीट्यूड इतना ही रहेगा, मैं इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा वेव को। लेकिन जहाँ ज़ीरो होगा वहाँ पर वेव के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि वेव की जो फ्रीक्वेंसी थी वो उतनी रहेगी, यानी कि अगर एक वेव थी तो एक ही रहेगी। देखो इसके अंदर एक वेव आ गई। फिर जहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी होगी वहाँ पे वेव जो है फ्रीक्वेंसी उसकी बहुत बढ़ा देगी, तो अब देखो वेव जो है वो करीब करीब आ जाएंगे एक दूसरे के। ठीक है, फिर दोबारा ज़ीरो आएगा, ज़ीरो आएगा तो फिर नॉर्मल हो जाएगी वेव। फिर जब लो फ्रीक्वेंसी आएगी तो बहुत दूर हो जाएगी, मतलब बहुत दूर हो जाएगी। तो इस ड्यूरेशन में आप देखो तो एम्पलीट्यूड पे कोई चेंज नहीं आ रहा, हाइट उसकी उतनी है जितनी पहले थी। हाइट एम्पलीट्यूड को बोलते हैं ना, वेव की इतनी हाई है उसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा, एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं आ रहा। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी देखो तो यहाँ से यहाँ तक की फ्रीक्वेंसी कुछ और है। अगर ये 1 सेकंड है तो 1 सेकंड में कितनी वेव बनी है, एक। और अगर ये 1 सेकंड है तो 1 सेकंड में कितनी वेव बनी है, 3। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी अलग होगी, नंबर ऑफ वेव इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर वेव अलग है, यहाँ पर 3 वेव बन रही है, और यहाँ पर सपोज करो हाफ वेव बन रही है। अगर 1 सेकंड में उठाऊँ तो हाफ वेव बन रही है। तो हर पॉइंट के ऊपर आपको जो डिफरेंस नज़र आएगा वो किसका आएगा, वेव के जो ट्रैवलिंग है उसका आएगा, कि आपकी जो वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन कहीं पर वेव जो है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, कभी तेज़ फ्रीक्वेंसी से मूव करी, कभी कम। तो इस किस्म की मॉड्यूलेशन को नाम दिया गया फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, इस किस्म की मॉड्यूलेशन के अंदर जब आपका जो कैरियर और सिग्नल है, दो चीज़ें कैरियर वेव और सिग्नल वेव जब आपस में टकराती हैं तो फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज आता है, फ्रीक्वेंसी के अंदर वेरिएशन आती है, बस आपने याद रखना है। दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर अक्सर और बेशतर आ जाता है, सिंपल से ज़्यादा। इस वैसे तो ये काफ़ी डिटेल टॉपिक है जिसके अंदर हम बात करते हैं मज़ीद आगे कि किस तरह एंटीरियर में से सिग्नल निकलते हैं, किस तरह वो आगे जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, सारी चीज़ें। लेकिन हमारा इससे इतना कोई खास कंसर्न है नहीं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो मॉड्यूलेशन की बात करिए, मॉड्यूलेशन में सिर्फ भेजने का जिक्र है कि भेज दिया गया सिग्नल को, मॉड्यूलेट करके क्या कर दिया गया, भेज दिया गया। लेकिन भाई कहीं पर रिसीव भी तो होगा, आपने भेज दिया, अगला रिसीव ना करे तो क्या फ़ायदा। वैल्यू वाली स्लाइड में यही लिख देता हूँ, वैल्यू के पीछे पड़ गया, ये लो भाई वैल्यू, वैल्यू ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -12। ठीक है, और म्यू नॉट की वैल्यू है, ये हम चैप्टर नंबर 14 में कर चुके हैं, 4 पाई मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -7। एक्यूरेट वगैरह का चक्कर नहीं होता, ये तो कंपनी होती है अपने हिसाब से मॉड्यूलेट करती है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन AM होता है और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन FM होता है। FM रेडियो जो आप सुनते हैं ना, मुख्तलिफ स्टेशन के ऊपर मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज आपको रिसीव हो रही होती हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से होती है। तो इसी तरह एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से जो होती है वो आपका जो वॉकी टॉकी वगैरह होते हैं इसके अंदर जो सिग्नल ट्रैवल करते हैं, बेहतर वे जो है वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का, वो ज़्यादा लंबी दूर तक ट्रैवल कर जाती है कंपैरेटिवली विद एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, एफएम स्टेशन, उसका नाम ही इसे निकला एफएम, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो एफएम रेडियो स्टेशन के अंदर जनरली होती है। ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर सिर्फ ये रट्टा है जो आपने याद करना है, मैंने बता दिया ना 4 पॉइंट बन। जैसे डीमॉड्यूलेशन क्या होगा खुद ही समझ जाओ भाई, मॉड्यूलेशन करके जब सिग्नल को भेजा है तो अगला बंदा रिसीव कैसे करेगा, उसके बाद डीमॉड्यूलेटर होना चाहिए ना, तभी तो रिसीव करेगा। जैसे मैंने मोबाइल से किसी को कॉल मिलाई, तो अगले के पास मोबाइल होगा तो कॉल रिसीव करेगा ना। तो यहाँ से आप कॉल ट्रांसमिट कर रहे हो, यहाँ से कॉल रिसीव हो रही है, तो फंक्शन अलग होगा, पैसे आपके कट रहे होंगे, उसके पैसे नहीं कट रहे होंगे, वो रिसीव कर रहे हैं। जब ये कॉल करेगा तो फिनोमेना रिवर्स हो जाएगा। तो जिस तरह मॉड्यूलेशन करके सिग्नल को भेजा जाता है, तो डीमॉड्यूलेशन करके सिग्नल को रिसीव किया जाता है, मतलब सिग्नल जो है जो आपके पास पहुंचेगा तो रिसीव करना होगा। ठीक है, और याद करने की जहाँ तक बात है तो आपने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन याद करना है।
इसकी डेफिनेशन याद करनी है सिंपल, और इसकी डायग्राम, वेव डायग्राम बनाना आनी चाहिए, सिंपल सी डायग्राम, ठीक है, वो बनानी आनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और वेव मॉड्यूलेशन, ठीक है जी। तो ये था आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर नंबर 16 से रिलेटेड। दूसरा जो आपका टॉपिक है वो है आपका सेमीकंडक्टर डायोड, ठीक है। सेमीकंडक्टर डायोड के लिए थोड़ा सा ना जो आपकी फिजिक्स है उसको रिकॉल करना होगा, नोट्स के अंदर हाँ लिखा हुआ है, लेकिन जितना मैंने स्लाइड्स के अंदर चलाया ना वह इतना याद करने से ज़्यादा डिटेल, नोट्स के अंदर शायद थोड़ी ज़्यादा डिटेल, ठीक है, आप भी इतना याद करें। अच्छा, अब अगर हम बात करें इसी से रिलेटेड एक छोटा सा और टॉपिक सेमीकंडक्टर डायोड की, तो सेमीकंडक्टर डायोड जो है वो आपका एक टॉपिक, एक आपकी डिवाइस है जनरली जो बराबर में बनी हुई थी। वो करती क्या है कि सेमीकंडक्टर डायोड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, कभी कंडक्ट करती है कभी नहीं। सेमी का मतलब होता है हाफ, तो कभी कंडक्ट करती है कभी नहीं करती। तो जब हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर थे, जब हम पढ़ रहे थे अप्लाइड फिजिक्स के अंदर, तो वहाँ पर हमें सारी चीज़ों का आइडिया हुआ था कि सेमी कंडक्टर क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो वहाँ पर सेमी कंडक्टर के हमें बाकायदा जो है वो प्रैक्टिकल्स करवाए गए थे, जहाँ पर सेमी कंडक्टर कब कंडक्ट करता है कब नहीं करता, वो सारी चीज़ें बताई गई थी, जो अभी आप देखेंगे आगे इंशाल्लाह आपको समझ में आएंगी चीज़ें। लेकिन मुझे एक चीज़ हमेशा याद आती है कि जो सेमी कंडक्टर डायोड की जब ये वाली बात की जाती है ना कि वो कभी कंडक्ट करता है कभी नहीं करता, तो ये इस पर हमने बड़ी बातें सुनी थी, इसलिए अगर बताते हुए मुझे खुद ऐसी टीचर ने हमसे सवाल कर लिया था कि बताएं सेमी कंडक्टर डायोड क्या चीज़ है, क्या करता है। तो जो स्टूडेंट था हमारे साथ उसने बोल दिया सर वो कभी कंडक्ट करता है कभी नहीं करता। तो सर ने बोला कब, मौसम पर डिपेंड करता है, मौसम अच्छा होता है तो कंडक्ट करता है, मौसम बुरा होता है तो कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को। मतलब क्या है कि तुमने क्या बोलोगे। तो ये पर्टिकुलर कंडीशंस होती हैं जिनके ऊपर ये आपका सेमीकंडक्टर डायोड जो है ना वो कंडक्ट करता है। अच्छा, सेमीकंडक्टर डायोड का जो फिनोमेना है उसको समझाने के लिए ना आप फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते सॉलिड्स के अंदर। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या है कि जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्ट करेगा, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है वो कंडक्ट नहीं करेगा करंट को। लेकिन जब आप सेमीकंडक्टर डायोड को एक्सप्लेन करने के लिए जाएंगे तो वो वाली थ्योरी हो जाएगी फेल। अब आपको एक नई थ्योरी का सहारा लेना होगा जिसको हम कहते हैं बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी क्या होती है कि बैंड थ्योरी के अंदर जनरली बस आप अपनी चीज़ें जो सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड तो रखनी नहीं है, इससे इतना आता भी नहीं, सिंपल आसान चीज़ों के अंदर आपने याद रखना है कि देखो जब मेरे पास सोडियम का एक एटम है, मिसाल के तौर पे आपने अगर केमिस्ट्री तो पढ़ी हुई है, अच्छी समझ में आती है, तो उसके अंदर सोडियम का जो एटम है और उसके अंदर जो एनर्जी लेवल होंगे ना, अगर मैं वो बनाना शुरू करूँ तो आप जानते हैं पहला एनर्जी लेवल होगा, दूसरा एनर्जी लेवल होगा, तीसरा एनर्जी लेवल होगा। एनर्जी लेवल से मतलब ये पहला ऑर्बिट कौन सा होता है उसका 1s2, फिर कौन सा होता है 2s2, फिर कौन सा होता है 2p6, यही होता है ना। अब इसके बाद लास्ट एनर्जी लेवल कौन सा होता है 11 इलेक्ट्रॉन पूरे करने 3s1, यही होगा, ठीक है ना, यही होता है ना 11 इलेक्ट्रॉन आपके, तो इसके एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये एक एटम का एनर्जी लेवल है। सोडियम के अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँगा, हाँ वो जो आप बता रहे बिल्कुल सही है, 3 वाला 3s1 हो जाएगा और इसके बाद इसके एनर्जी लेवल कम ख़त्म हो जाएंगे। तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है 11 होता है, तो यहाँ पे आप टोटल करेंगे तो 11 आ जाएगा। लेकिन अभी जो आपने बात बताई है ना मुझे, ये एक एटम की बताइए, क्या कभी एक एटम आपको अलग से मिल सकता है? हमने तो देखा भी नहीं है सही से एटम को, वो तो वैसे ही बोलते हैं एटम ऐसा दिखता हुआ ये होगा वो होगा, एटम को तो हमने सही से देखा भी नहीं। हमें तो बंच ऑफ एटम मिलता है, बहुत सारे एटम, सोडियम सोडियम सोडियम। तो इसका मतलब पहले वाले सोडियम का और दूसरे वाले सोडियम का जो एनर्जी लेवल है वो मैचअप होने लग जाएगा, मिक्स हो जाएगा। जैसे ये सोडियम है, इसके साथ एक और सोडियम आ गया तो उसका एनर्जी लेवल मिक्स हो जाएगा और नया एनर्जी लेवल बनाएगा। इस तरह 3 सोडियम आ गए तो एनर्जी लेवल अलग हो जाएगा, 4 आ गए तो एनर्जी लेवल अलग हो जाएगा, 5 आ जाएगा एनर्जी लेवल। इस तरह ये हो गया कि अगर मेरे पास सैकड़ों या करोड़ों एटम सोडियम के मौजूद हैं तो उससे एनर्जी लेवल जो बनेगा, फॉर एग्जाम्पल बोलो एनर्जी लेवल, तो उसके बीच में इतना चीज़ें मौजूद होंगी, इतने मतलब पहला सोडियम, दूसरा सोडियम, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, इस तरह सैकड़ों जब मैं लाइनें खींचूंगा तो पूरा जो है ना गैप फिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो जो आपका कहलाता है वो जर्नली हम उसे कहते हैं वैलेंस बैंड। तो बैंड थ्योरी हम बात करने के लिए बात करें तो वो बैंड बन जाता है, उसको बैंड कह देते हैं। अब हम उसको ये नहीं कहते कि वो एटम जो है कुछ हम नाम दे दिया बैंड कि जब बहुत सारे एटम्स जो हैं वो बहुत सारे एनर्जी लेवल से ओवरलैप हो जाते हैं तो ओवरलैप करके एक एनर्जी लेवल नहीं बनाते, एनर्जी क्या एक बैंड बनाते हैं, ठीक है, और उसको कहते हैं एनर्जी बैंड, ठीक है। अच्छा, अब एनर्जी बैंड जो होता है हर एटम के अंदर, कोई भी एटम उसके अंदर दो तरह के एनर्जी बैंड पाए जाते हैं। एक होता है कंडक्शन बैंड
और एक होता है वैलेंस बैंड। ठीक है। अच्छा, वैलेंस बैंड तो हर एटम में पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है मेरे पास वैलेंस बैंड, इसका मतलब उसके आखिरी शेल के अंदर जो सिचुएशन है वो क्या है, उसके आखिरी शेल, एक शेल नहीं, आखिरी करोड़ों सैकड़ों शेल जो मौजूद हैं। वैलेंस बैंड का मतलब मोर देन वन शेल। तो जब बहुत सारे जो बैंड उसके वैलेंस शेल के मौजूद है वो, और उसका एक होता है कंडक्शन बैंड। जैसे आपने अगर याद हो, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करी होगी। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करते थे तो आखिर के अंदर उसके इस वाले शेल के अंदर दो, एस के अंदर दो आते थे, और एक इधर आता था, एक इधर आता था। ये इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन थी ना, ये केमिस्ट्री चल रही है, फिजिक्स से कोई ताल्लुक नहीं। तो ये हो जाता था 1s2, और ये क्या हो जाता था 2p, सॉरी 2s2 और 2p2, यही हो जाता था। लेकिन जब इसको बॉन्ड बनाना होता था तो जब एक्साइटेड स्टेट में जाता था तो अपने इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे भेजता था। तो इसका जो बन जाता था नया स्ट्रक्चर वो कुछ इस तरह का होता था, 1 2 3 4, ताकि 4 बॉन्ड बनाए, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे 4 एटम्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। तो ये इसकी एक्साइटेड स्टेट कहलाती है। तो इसी तरह किसी भी एटम का एक वैलेंस बैंड स्टेट होती है और एक कंडक्शन बैंड स्टेट होती है। कंडक्शन किस बैंड से करेगा, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूँ, हाँ थोड़ा सा बस एक नज़र देख लेना, इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, आया तो नहीं है, इससे आगे की थ्योरी समझ में आएगी। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि हर एटम के अंदर एक अदद होगा वैलेंस बैंड और एक अदद होगा कंडक्शन बैंड, दो बैंड हो गए। अब अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, कंडक्शन मतलब वो रीजन जहाँ से कंडक्ट कर जाएगी इलेक्ट्रिसिटी, अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान बीच में एक कहलाता है फॉरबिडन गैप, अगर ये फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है तो जो वैलेंस के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है, वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ये कभी भी कंडक्ट नहीं कर पाएंगे, कंडक्शन बैंड तक पहुँच नहीं पाएंगे, तो कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल जिसके थ्रू कंडक्ट करना है, ठीक है, जिसके थ्रू कंडक्ट करना है वो कंडक्शन बैंड है। तो सॉलिड्स के अंदर वैलेंस बैंड से जब कंडक्टर कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो वो कंडक्टर कहलाएंगे, वरना कंडक्टर नहीं कहलाएंगे। तो अगर ये गैप बहुत ज़्यादा हुआ तो वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बॉन्ड तक ले जाने के लिए मैं कितनी कोशिश कर लूँ, कितनी एनर्जी दे दूँ, ये कभी नहीं है। तो ऐसे मटेरियल को कहा जाता है इंसुलेटर। ये कभी भी कंडक्शन बैंड की तरफ नहीं जाते हैं और कंडक्ट नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, तो इसलिए कहलाते हैं इंसुलेटर। ठीक है, अभी फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट नहीं है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का कॉन्सेप्ट। अच्छा, दूसरा अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, अब अगर मैं बात कर रहा हूँ कंडक्टर्स की, तो आपके जो कंडक्टर्स हैं ना, इनके अंदर जो ये गैप होता है, जो आपका कंडक्टर है इसके अंदर जो कंडक्शन बैंड और जो आपका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इनके दरमियान गैप इंतहाई कम होता है कि हल्की सी भी एनर्जी दो तो कंडक्शन की तरफ चले जाते हैं। ठीक है ना। तो दीज सब्सटेंस इन विच देयर इज़ नो फॉरबिडन गैप, गैप होता ही नहीं है, ना होने के बराबर गैप होता है। वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के दरमियान आर कॉल्ड कंडक्टर्स, इसलिए हम उनको नाम क्या देते हैं, कंडक्टर्स का नाम देते हैं, और ये आराम से कंडक्शन की तरफ चले जाते हैं। ठीक है। और इसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो ऑलमोस्ट ओवरलैप होते हैं। ओवरलैपिंग तो आपको पता है क्या है, कि एटम्स टू एटम्स, एटम्स टू एटम यूनिटी लेवल जो आपके ओवरलैप होते हैं। अच्छा, इसके अंदर फॉरबिडन गैप तो होता ही नहीं, और ये ज़्यादातर किसके अंदर होता है, मेटल्स के अंदर होता है। ठीक है। और इसके अंदर अगर हम हल्की सी भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दें तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ बड़े आराम से मूव कर जाता है। ठीक है ना। तो ये आपके पास हो गया कंडक्टर्स का कॉन्सेप्ट, फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन वाले कॉन्सेप्ट से समझा। इंसुलेटर इसी का उल्टा है। इंसुलेटर में क्या होगा, जो बैंड गैप होगा बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इतना ज़्यादा होगा कि आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए, और फिर वो कंडक्ट करेंगे। तो इतनी एनर्जी देने से अच्छा है कि हम इंसुलेटर का इस्तेमाल करें, अगर हमें इतनी एनर्जी देनी है तो। तीसरी तरफ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हमारे पास एक नई थर्ड टाइप ऑफ डिवाइस आती है जिसको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। और सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है कि जो गैप होता है वो होता है, फॉरबिडन गैप मौजूद होता है, लेकिन वो कम होता है। हम थोड़ी सी एनर्जी अगर सप्लाई कर दें ना ज़्यादा, तो उस गैप को ओवरकम किया जा सकता है। जैसे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत ज़्यादा है, तो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो कंपैरेटिवली बहुत कम है। इस गैप से क्या होता है कि इतनी एनर्जी तो हम चलो दे ही सकते हैं ना, इतनी एनर्जी हम देते हैं तो वो कंडक्टर बन जाता है। इतनी एनर्जी से कम अगर आप सप्लाई करेंगे एनर्जी तो वो इंसुलेटर रहता है। तो इसलिए वो कभी इंसुलेटर होता है, कभी कंडक्टर होता है, अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड एनर्जी। एक्चुअल में जो उसका जवाब था क्या था, वो ये था कि किस एनर्जी के ऊपर आपका मौसम, मौसम पर डिपेंड नहीं करता है कि क्या मौसम है, ये एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस लेवल की एनर्जी प्रोवाइड करी है। इस लेवल ऑफ एनर्जी को अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो वो कंडक्शन करेगा,
इससे हाँ, इससे कम एनर्जी के ऊपर वो कभी भी कंडक्शन नहीं करेगा। अच्छा, सेमीकंडक्टर बनते कैसे हैं अगला टॉपिक है, लेकिन फिर भी आपको एक डायग्राम से मैं पहले ही दिखा दूँ कि देखो ये आपका कंडक्शन बैंड है, ये आपका वैलेंस बैंड है, इन दोनों के बीच में ये फॉरबिडन गैप है, और ये इतना ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर मौजूद है तो वैलेंस बैंड से कभी भी कंडक्शन बैंड की तरफ नहीं जाएगा। सेमीकंडक्टर के अंदर अगर आप इस गैप को चेक करें तो ये गैप कम है, यानी कितना है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अगर 5 15 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो हल्की सी भी एनर्जी देने के ऊपर ये वैलेंस से कंडक्शन बैंड में ट्रैवल कर जाएगा, लेकिन आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। इसके अंदर तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में कोई गैप होता ही नहीं, इसलिए इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में या कंडक्शन बैंड में पता ही नहीं होता। तो इसीलिए कंडक्टर कहते हैं कि यहाँ से बड़े आराम से करंट जो है वो कंडक्ट कर सकता है। ठीक है जी, ये हो गई आपकी बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। अच्छा, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड से हमारे पास आता है सेमीकंडक्टर डायोड का टॉपिक। एक्चुअल में तो हमें सेमीकंडक्टर डायोड को पढ़ना था। अभी सेमीकंडक्टर डायोड्स क्या होते हैं, ज़रा इसको समझने के लिए इस चीज़ को समझें कि देखें आपके पास जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल के अंदर ज़रा हम बात करते हैं फोर्थ ए वाले ग्रुप। फोर्थ ए वाले जितने भी एलिमेंट हैं, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ठीक है, ये केमिस्ट्री नहीं है, कहीं समझे आप केमिस्ट्री चल रहे हैं। जी बिल्कुल, ये तीनों याद करने हैं, बस इतना आसान है याद करना कि भाई फॉरबिडन गैप अगर बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो वो इंसुलेटर कहलाते हैं अकॉर्डिंग टू द बैंड थ्योरी। अगर वो फॉरबिडन गैप 0.7 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रॉक्सीमेटली बराबर है, तो उसके अंदर हम इतनी एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो आपका सेमीकंडक्टर कहलाता है। और अगर कंडक्टर की बात करें तो फॉरबिडन गैप और वो बिल्कुल जीरो के बराबर होता है, और अप्रॉक्सीमेटली जीरो, तो ये इंसुलेटर होता है। अब सेमीकंडक्टर ना बनाए जाते हैं, एक ख़ास प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं डोपिंग। डोपिंग के थ्रू हम सेमीकंडक्टर क्रिएट करते हैं। अच्छा, डोपिंग भी ख़ास एलिमेंट की होती है और उससे ख़ास किस्म का सेमीकंडक्टर बनता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको समझने होंगे पीरियोडिक टेबल में मौजूद 3 ग्रुप्स। एक है आपका फोर्थ ग्रुप। फोर्थ ग्रुप को फोर्थ ग्रुप क्यों कहते हैं, कोई बता सकते हैं? और थर्ड ग्रुप को थर्ड ग्रुप क्यों कहते हैं, और फिफ्थ ग्रुप को फिफ्थ ग्रुप? हमें सिर्फ ये थर्ड फोर्थ और फिफ्थ ग्रुप से काम है। ठीक है, तो वजह क्या है कि फोर्थ ए वालों को फोर्थ ए कहते हैं, थर्ड ए वालों को थर्ड ए कहते हैं, और फिफ्थ ए वालों को फिफ्थ ए कहते हैं? इसके पीछे कहानी क्या है? इसके पीछे कहानी ये है कि भाई थर्ड ए वालों को थर्ड ए इसलिए कहा जाता है कि इनके आखिरी शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फोर्थ ए वालों को इसलिए कहा जाता है कि इनके आखिरी शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इस तरह फिफ्थ वालों को फिफ्थ ए में इसलिए रखा गया है क्योंकि उनके आखिरी शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए हमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं? आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए हमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे वलीद ने बताया। अब अगर मैं आपसे कहूँ हम डोपिंग करते हैं, ओवरलैप करते हैं, जो डोपिंग हम करने के लिए जा रहे हैं, प्रोसेस डोपिंग जिससे हम सेमीकंडक्टर डायोड बनाते हैं, उस डोपिंग के अंदर हम ज़रा करते क्या है ये देखें। एक मैं आपके सामने एलिमेंट बना रहा हूँ, ठीक है, फोर्थ ए ग्रुप का, सपोज करो ये फोर्थ ए ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, ये फोर्थ ए ग्रुप का है। इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 2 3 4। 4 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? फोर्थ ए का है। तो फोर्थ ए के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? फोर्थ। मैं इसको ओवरलैप करवाऊंगा किसके साथ? थर्ड ए के साथ, यानी कि एक एलिमेंट फोर्थ ए का तो एक एलिमेंट थर्ड ए का। जब मैं इसको थर्ड ए के साथ ओवरलैप कराऊंगा तो सपोज करो अब यहाँ पे आ गया थर्ड ए। कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि समझ में आ जाए। यहाँ पर आ गया आपके पास थर्ड ए। ठीक है, तो थर्ड ए के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब ऐसा करने से, ऐसी डोपिंग से हुआ क्या? जब मैंने एलिमेंट ऑफ ग्रुप थर्ड ए को डॉप करवाया एलिमेंट ऑफ ग्रुप फोर्थ ए, तो हुआ ये कि एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली रह गई, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने थे ना। ये 2 का पेयर बन गया, ये 2 का पेयर बन गया, ये 2 का पेयर बन गया। ये बेचारा पेयर नहीं बना सका, इसका पेयर नहीं बना। अच्छा, अगर इसका पेयर नहीं बना तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको अपना पेयर बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। इसको इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है पेयर बनाने के लिए। ठीक है, तो क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, तो इसके पास जो जगह है, इस जगह को हम कहते हैं कि एक होल है, जहाँ पर जनरली एक इलेक्ट्रॉन की जगह बाकी ये इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे फिट हो सकता है। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कौन खींचते हैं? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ हम ये जानते हैं कि पॉजिटिव एलिमेंट खींचते हैं। ठीक है,
तो इसीलिए इस टाइप के सेमीकंडक्टर को कहते हैं हम पी टाइप मटेरियल्स। इस मटेरियल्स को कहते हैं पी टाइप। पी टाइप क्यों कहा? क्योंकि पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसलिए पी पॉजिटिव नेचर रखता है, नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो ये पी टाइप मटेरियल्स कहलाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसका रिवर्स फिनोमेना करूँ, देखो मैं क्या करूँ, मेरे पास दोबारा से ये 4A वाले हैं, ये जो एटम है किसका, 4A का है। तो 4A का मतलब ये है 1 2 3 4, कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए 4A के। इसको मैंने करवा दिया ओवरलैप विद 5th A, यानी कि इस बार क्या हो रहा है, 4th A वाले और 5th A वाले आपस में ओवरलैप होने के लिए जा रहे हैं। 5th A वाले जब आएंगे तो 5th A वाले 1 2 3 4, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट और ये भी कंप्लीट। जो एक आखिरी इलेक्ट्रॉन बचा होगा वो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ये आखिरी इलेक्ट्रॉन आपका बचा होगा, ठीक है ना, ये आखिरी इलेक्ट्रॉन बचा होगा। तो इस आखिरी इलेक्ट्रॉन के बच जाने की वजह से इसका जो नेचर हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव क्यों हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन एक तरह से शेयर कर सकता है, ठीक है। तो ये जो आपका नेगेटिव नेचर बन गया है, इसको हमने नाम दे दिया एन टाइप मटेरियल। तो डोपिंग के प्रोसेस से हम दो काम करते हैं, एक तो पी टाइप मटेरियल्स बना सकते हैं और दूसरा एन टाइप मटेरियल्स बना सकते हैं। और अगर पूछा जाए कि आपका पी टाइप्स और एन टाइप मटेरियल्स क्या होते हैं, तो इसकी आसान सी डेफिनेशन ये है कि व्हेन द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 3rd A आर डोप्ड विद द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 4th A, द न्यू एलिमेंट फॉर्म आर कॉल्ड पी टाइप मटेरियल्स। द मटेरियल्स फॉर्म्स आर कॉल्ड पी टाइप मटेरियल्स। और सिमिलरली अगर हम बात करें किसकी, कि व्हेन द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 5th A आर doped with the element of group 4th A, the material forms are called n-type materials. In n-type materials जो मेजॉरिटी कैरियर होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर मतलब जिनकी वजह से वो बने हैं या जो फ्री होते हैं या जो अपना हिस्सा लेते हैं कंडक्शन के अंदर या हिस्सा लेते हैं, वो आपके मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब इसके पास ज्यादती जो होती है वो इलेक्ट्रॉन की होती है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि ज़्यादा एक्स्ट्रा बच गया ना, तो इसलिए इनको एन टाइप भी कहते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इसके अंदर होल ज़्यादा होते हैं। होल मीन्स एक ऐसी जगह जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को खींचा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया जा सकता है, तो इसलिए पॉजिटिव भी कहते हैं हम इसे। इसके अंदर पी टाइप मटेरियल्स में पॉजिटिव ज़्यादा होते हैं, होल ज़्यादा होते हैं। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप मटेरियल्स के। मेजॉरिटी कैरियर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर, और माइनॉरिटी कैरियर जो होते हैं वो प्रोटॉन होते हैं। मतलब ज़्यादा तादाद में आपको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और कम तादाद में प्रोटॉन मिलेंगे, मतलब जो फ्री होंगे। इधर दूसरी तरफ आ जाएँ तो यहाँ पर मेजॉरिटी कैरियर जो होते हैं वो प्रोटॉन होते हैं, और माइनॉरिटी कैरियर कौन होते हैं, माइनॉरिटी कैरियर हम इलेक्ट्रॉन को कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहता है, इसलिए माइनॉरिटी के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन। तो होल्स जो होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, मेजॉरिटी के अंदर होते हैं, मैक्सिमम होते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप मटेरियल। और जब इन पी टाइप्स और एन टाइप मटेरियल्स को हम ओवरलैप करते हैं, इन पी टाइप्स और एन टाइप मटेरियल्स को हम कंबाइन करते हैं, तो एक नया जो एलिमेंट है वो बनता है, जिसको हम नाम देते हैं सेमीकंडक्टर। और वो क्या होता है कि अगर सपोज करें ये है मेरे पास एन टाइप मटेरियल। अच्छा, एन टाइप में ज़्यादातर चीज़ें क्या होंगी, इलेक्ट्रॉन होंगे। एन टाइप नेगेटिव है ना, तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, ठीक है। दूसरी तरफ है पी टाइप, पी टाइप में ज़्यादा क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, ठीक है। ये हो गया पी टाइप। ये पी टाइप और एन टाइप जब आपस में आके एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, इस तरह एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, तो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। जब पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है तो इस सारे पॉजिटिव की जो पहली लेयर है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होकर इधर चली जाएगी, और नेगेटिव की जो लेयर है वो अट्रैक्ट होकर इधर आ जाएगी। तो मेरे पास अगली सिचुएशन क्या होगी, अगली सिचुएशन ये होगी कि यहाँ पर आ जाएंगे पॉजिटिव, यहाँ पर आ जाएंगे नेगेटिव, जबकि यहाँ पर थे पॉजिटिव, यहाँ पर थे पॉजिटिव, यहाँ पर थे नेगेटिव, यहाँ पर थे नेगेटिव। इसके बाद क्या होगा, ये पॉजिटिव और आगे जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पता है क्या, इससे आगे जा नहीं पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे, कि जब ये इससे आगे जाने लगेंगे तो पीछे भी तो नेगेटिव आ चुका है, तो पीछे वाला नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, तो ये बीच में ट्रैप हो जाएंगे। इसी तरह ये वाले इलेक्ट्रॉन भी बीच में ट्रैप हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया, पहली जंपिंग के बाद, पहली मरतबा तो जंपिंग हो गई, पहली जंपिंग के बाद ये ट्रैप हो गया, और ट्रैप हो गया तब कोई भी करंट किसी किस्म का यहाँ से फ्लो नहीं कर सकता। तो इसीलिए इनको कहते हैं कि सेमी कंडक्टर ने क्या, इन्होंने करंट के फ्लो को ब्लॉक कर दिया। अब इस ब्लॉक को ओपन करने के लिए, इस रीजन को ओपन करने के लिए, इस जंक्शन को ओपन करने के लिए एक जंक्शन बन गया जिसको पीएन जंक्शन भी कहते हैं। पीएन जंक्शन डायोड भी कहते हैं इसलिए।
जो जंक्शन बन गया इसको ब्रेक करने के लिए हमें थोड़ा सा वोल्टेज अप्लाई करना होगा। उससे होगा कि ये जंक्शन ब्रेक हो जाएगा। जब ये ब्रेक हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक जगह मिक्स हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से कंडक्ट होने लग जाएगी। लेकिन अगर इस गैप को मैंने और बढ़ा दिया तो फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। इसीलिए अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन ये बिहेव करते हैं कि कभी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, कभी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, इस गैप की वजह से कि जो गैप इनके बीच में मौजूद है, जिसको हमने पी एन जंक्शन का नाम दिया। दीज आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर डायोड्स। क्लियर है? पी टाइप्स एन टाइप्स नोट्स के अंदर आपको मिल जाएगा, आगे ज़रूर होगा। इनकी अभी तो बाइसिंग भी करनी है, फॉरवर्ड बाइसिंग होती है, रिवर्स बाइसिंग होती है, वो सारी चीज़ देखनी है, लेकिन वो अगली क्लास का टॉपिक है। बाइसिंग में आपको इंशाल्लाह अगली क्लास में डिटेल में समझाऊंगा किस तरह की बाइसिंग होती है। ठीक है, आप कोई सवाल वगैरह है आपको इससे रिलेटेड तो आप लोग कर सकते हैं।